झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा सभी क्लासेस के लिए मॉडल सेट जारी किए गए हैं, जिसमें से आज हम क्लास 9 के एसएसटी के लिए जारी किए गए सेट 1 के बारे में बातें करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। और मेरे इस चैनल पर इसी टाइप के जो है मॉडल सेट सब आते रहेंगे, तो जो आपके लिए भविष्य में भी आज भी काम आ रहे हैं और भविष्य में भी काम आते रहेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुदान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जारी किए गए सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 के मॉडल क्वेश्चन पेपर जो सोशल साइंस और क्लास 9 के लिए बनाया गया है कि सेट 1 के बारे में बातें करेंगे। तो इस प्रश्न में कुल 19 प्रश्न है, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान जो है वो 2 अंक निर्धारित किया गया है। तो आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, जर्मन संसद का क्या नाम था? तो जर्मन संसद का नाम था राइखस्टैग। क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं कि वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ काट कर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, वैज्ञानिक वानिकी कहलाती है। प्रश्न संख्या 3 है, निर्धनता के किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखें। तो निर्धनता के मुख्य आयामों में हम लोग पहला लिख सकते हैं बेरोजगारी और दूसरा लिख सकते हैं बाल मजदूरी। प्रश्न संख्या 4 के अनुसार सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है? तो किसके उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं निर्धन व्यक्तियों को बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण हो सके, इसके लिए सरकार बफर स्टॉक का निर्माण करती है। प्रश्न संख्या 5 है, अधिकार से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं कि अधिकार लोगों को वे उचित दावे हैं जिन्हें समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है और जिन्हें अदालतों द्वारा भी मान्यता प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 6 है, मतदाता सूची क्या है? इसके उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसका उत्तर लिख सकते हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। प्रश्न संख्या 8 से 14 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 8 है, जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे? तो इसके उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे। पहला दे सकते हैं वर्साई की अपमानजनक संधि। जर्मनी के कई उपनिवेशों, जहाजी बेड़ों, सैन्य दलों को इस संधि के अधीन लगभग समाप्त कर दिया गया। इस संधि के प्रावधान कठोर एवं अपमानजनक थे, अतः लोगों ने नाजीवाद में अपने भावों की अभिव्यक्ति पाई। दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं 1929 का आर्थिक संकट। 1929 ईस्वी में यूरोप आर्थिक संकट की चपेट में आ गया। जर्मनी भी इससे अछूता नहीं रह पाया। यहाँ असंख्य सैनिक व श्रमिक बेकार हो गए। भुखमरी की नौबत आ गई। जर्मन गणतंत्र व वहाँ की सरकार इन समस्याओं को हल करने में असमर्थ रही, अतः मध्य श्रेणी और छोटी श्रेणी के लोग, व्यापारी, कारीगर, श्रमिक, किसान आदि सभी नाजीवाद के प्रति आकृष्ट हुए। तीसरे पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं यहूदी जाति के लिए घृणा। हिटलर जर्मनी से यहूदी लोगों को बिल्कुल निष्कासन करने के पक्ष में था, क्योंकि वही जर्मनी के आर्थिक कष्टों का कारण समझे जाते थे। संपूर्ण जर्मन लोगों की भावनाएं हिटलर को अपने अभियान में सफलता प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुई। और चौथे पॉइंट में हम लिख सकते हैं एकता का अभाव। समाजवादी और साम्यवादी दल के नेताओं में एकता का अभाव ने भी नाजीवाद को प्रोत्साहन दिया। प्रश्न संख्या 9 के अनुसार बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? इसके उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह निम्नलिखित कारणों से किया। इसके अंतर्गत पहला लिख सकते हैं, जब अंग्रेजों ने वनों को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया तो बस्तर के वन निवासियों के लिए जीना हराम हो गया। अब वे वनों से लकड़ी नहीं काट सकते थे। वे अनेक वन्य उत्पादों से भी वंचित हो गए, जिन्हें बेचकर वे अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। दूसरे पॉइंट के अनुसार वे वनीय भागों में घुमंतु खेतु करके अपना पेट भरने के लिए अनाज पैदा कर लेते थे, परंतु अब वे इससे भी वंचित हो गए। ऐसे में उनके सामने भूख से मरने की नौबत आ गई। तीसरा कारण हम लोग देख सकते हैं, एक तो वे अंग्रेजों द्वारा लगाए गए करों से तंग आ चुके थे और दूसरे वे ब्रिटिश अधिकारियों को तोहफे देते देते तथा बेगार में उनकी नौकरी करते करते परेशान हो चुके थे। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है? इसके उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं निर्धनता रेखा का अनुमान लगाने की 2 विधियाँ हैं। पहला है आय विधि और दूसरा है उपभोग विधि।
भारत में निर्धनता रेखा का अनुमान उपभोग व्यय की विधि से किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत पहले यह निश्चित किया जाता है कि एक व्यक्ति को कम से कम आवश्यकता कितने खाद्य पदार्थों की है। फिर यह अनुमान लगाया जाता है कि उन खाद्य पदार्थों के लिए कितने पैसों की आवश्यकता है। तीसरे, यह अनुमान लगाया जाता है कि उतने पैसे कितने व्यक्तियों के पास नहीं है। ऐसे सभी व्यक्ति निर्धनता रेखा के अंतर्गत आते हैं जिनके पास उपयोग की आवश्यक वस्तुओं को जुटाने के लिए साधन नहीं है। भारत में निर्धारित न्यूनतम कैलोरी की मात्रा के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि कोई व्यक्ति निर्धन है या वह व्यक्ति जिसके पास इतनी राशि उपलब्ध नहीं है जिससे वह उतनी वस्तुएं खरीद सके जिसके उपभोग करने पर उसको निर्धारित न्यूनतम कैलोरी की मात्रा उपलब्ध हो, निर्धन कहलाता है, अर्थात निर्धन रेखा से नीचे आता है। भारत में निर्धन रेखा के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन की मात्रा निर्धारित की गई है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) किसानों से अनाज कैसे खरीदती है? भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पाद वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के समय से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं जिससे FCI विभिन्न PDS दुकानों के माध्यम से या जन वितरण प्रणाली के दुकानों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती है। प्रश्न संख्या 12 है, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है? इसके उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार निम्नलिखित है। पहला है, लोकतांत्रिक चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का समान मान्यता मिलनी चाहिए। दूसरा है, चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार स्वतंत्र होने चाहिए और उन्हें मतदाताओं को कुछ विकल्प भी देने चाहिए। तीसरा हो सकता है, चुनाव या तो निर्धारित समय पर होने चाहिए या फिर परिस्थितियों के अनुकूल। और चौथा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होने चाहिए जिसमें जनता बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के अपने प्रतिनिधि को चुन सके। प्रश्न संख्या 13 है, संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो इसके उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं, यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। संभव है कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही हो, पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं, इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा। प्रश्न संख्या 14 है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? इसके अंतर्गत हम लोग लिख सकते हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। इसमें पहला हम लोग देख सकते हैं अक्षांश, दूसरा तुंगता या ऊंचाई, तीसरा वायु दाब, चौथा समुद्र से दूरी, पांचवा महासागरीय धाराएं और छठा है उच्चावचीय लक्षण या भौगोलिक लक्षण। प्रश्न संख्या 15 से 19 जो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको अधिकतम 150 शब्दों में देने हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो प्रश्न संख्या 15 है, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित हुए? तो इसके उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं कि अनेक कारणों से युद्ध के दौरान वनों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, विशेषकर निम्नलिखित कारणों की विशेष भूमिका रहती है। इसमें पहला हम लोग लिख सकते हैं, आधुनिक युग में आक्रमण से बचने के लिए सैनिक लोग खुले स्थान छोड़कर वनों की छत्र छाया में आ जाते हैं ताकि उन पर कोई हवाई हमला न कर सके। एक तो वनों को बर्बाद कर देते हैं और बाकी बची खुची कसर शत्रु पक्ष के लोग पूरा कर देते हैं जब अपने विरोधियों को ढूंढते ढूंढते हुए वनों में घुस आते हैं। हर छिपने वाले स्थान को मिटाने के लिए वह अंधाधुंध वृक्षों को काट देते हैं या जला देते हैं। ऐसे में वनों का कुछ बचता नहीं है। दूसरे पॉइंट के अनुसार युद्धों में व्यस्त हो जाने के कारण बहुत से देशों का ध्यान वनों का सुव्यवस्थित ढंग से विकास करने के कार्यों से हट जाता है और परिणाम स्वरूप बहुत से वन लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। तीसरे पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं, युद्ध से संबंधित विभिन्न कार्यों की पूर्ति के लिए वृक्षों को अंधाधुंध काट दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़े ही समय में हरे भरे वन गायब हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है, कई बार देश की सरकारें जब देखती हैं कि उनके वनों पर शत्रु का अधिकार हो जाएगा तो वे स्वयं वनों को काटना शुरू कर देती हैं और इस प्रकार भी वनों का नामो निशान तक मिट जाता है। ऐसा ही दूसरे विश्व युद्ध में इंडोनेशिया में हुआ। जब वहां जापानी अधिकार की संभावना बढ़ गई तो वहां की डच सरकार ने स्वयं अपने वनों को काट डाला। पांचवें पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं, वन अधिकारियों और सरकार को युद्ध में फंसा देकर बहुत बार वनों के आसपास रहने वाले लोग
वनों को काटना शुरू कर देते हैं, ताकि एक तो उनको लकड़ी से आमदनी हो जाए और दूसरी उनकी खेती करने वाली भूमि का दायरा बढ़ जाए। विशेषकर जिन लोगों को पहले वनों से बाहर निकाला गया था, वे फिर से वनों को अपने अधिकार में ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलक कार्यक्रमों का वर्णन करें। तो इसके उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं, निर्धनता उन्मूलन की सरकार की वर्तमान रणनीति। निर्धनता का उन्मूलन करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला लिख सकते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इसे मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम सितंबर 2005 को पारित किया गया। इसे 2 फरवरी 2006 से जिलों में लागू किया गया। इसमें 200 गाँवों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी परिवार को 15 दिन के अंदर काम नहीं दिया जाता है तो वह बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा। दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं, राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम या अनाज कार्यक्रम। यह कार्यक्रम देश के सबसे अधिक पिछड़े 150 गाँवों में 2004 में लागू किया गया था। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के उन सभी लोगों के लिए थी जो शारीरिक कार्य मजदूरी करना चाहते हैं। जब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, तब उसमें इस कार्यक्रम का समावेश कर दिया जाएगा। तीसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। यह योजना 1993 में आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। यह कार्यक्रम शिक्षित युवकों को छोटे व्यवसाय तथा उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करेगा। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें। इसके उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं कि भारत में चुनाव आयोग की भूमिका निम्नलिखित बिंदुओं में से स्पष्ट की जा सकती है। पहला है, आयोग संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव करवाता है। दूसरा, यह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन एवं निर्देशन करता है। तीसरा, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के लिए विभिन्न दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। चौथा है, यह राजनीतिक दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवारों को जिन्हें किसी भी दल का समर्थन प्राप्त नहीं है, निर्वाचन चिन्ह आवंटित करता है। पांचवा है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आयोग कई कदम उठाता है। यह संवेदनशील प्रखंडों एवं निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय प्रेक्षक नियुक्त करता है। छठा है, निर्वाचन आयोग को आचार संहिता कार्यान्वित करने का तथा उसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों अथवा दलों को दंड देने का अधिकार प्राप्त है। अगला पॉइंट है, चुनाव की अवधि में निर्वाचन आयोग सरकार को कुछ निर्देश भी देता है, जैसे कि जिलाधीश अथवा पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण। नेक्स्ट पॉइंट है, चुनाव कार्यों में लगे सरकारी कर्मचारी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में काम करते हैं, न कि सरकार। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करें। इसमें हम लोग लिख सकते हैं, भारत में वर्षा ऋतु की निम्नलिखित विशेषता है। पहला पॉइंट है, भारत में पवन विमुख ढालों, वृष्टि छाया क्षेत्रों और थार जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी स्थानों में पर्याप्त मानसूनी वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इस ऋतु के आरंभ में पश्चिमी घाटों की पवनाभिमुख ढालें भारी वर्षा प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वृष्टि छाया क्षेत्र दक्कन पठार और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी कुछ वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, जैसे मासिन राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का मानसून विराम लेता है, अर्थात वर्षाहीन अवकाश के साथ रुकता है। वर्षा के स्थानिक वितरण का अवधारणा करने वाले मानसून द्रोणी के कारण ही ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उष्णकटिबंधीय दाब की बारंबारता और गहनता तीव्रता के कारण भी मानसूनी वर्षा की मात्रा और दिशा बदलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरी मैदानों के ऊपर मानसूनी द्रोणी का बनना वहीं अक्टूबर-नवंबर मास में भारी वर्षा का कारण है, जबकि इस दौरान सामान्य शीतकालीन शुष्क मौसम की दशाएं बनती हैं। प्रश्न संख्या 19 में भारत के मानचित्र पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को छायांकित करना है। इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग भारत का मैप देख सकते हैं, जिसमें 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को दिखाया गया है। इसी टाइप के और वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल में, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले, ताकि इसी प्रकार के मॉडल सेट के आंसर आपको हमेशा मिलते रहें।